स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो सबसे बड़ी पहचान होती है, सबसे बड़ी विशेषता होती है, वह उसके इलेक्शन होते हैं। चुनाव अगर निष्पक्ष तौर पर नहीं होंगे तो इसको लोकतंत्र के लिए खतरा या लोकतंत्र की हत्या आप इसको कह सकते हैं। हालांकि भारत में जब जब चुनाव आते हैं तो उन चुनावों के अपने अलग परिदृश्य आपको देखने को मिलते हैं। जो पक्ष जीत जाता है वह अपने आप को जनता की पसंद बता देता है और जो पक्ष हार जाता है वह पूरा का पूरा जो आरोप है वह इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगा देता है। लेकिन एक बहुत बड़ा जो सवाल है वो ये है कि क्या ये संवैधानिक जो तंत्र है अब स्वतंत्र तरीके से इस काम नहीं कर रहा है? क्या ये सरकार के फेवर में काम कर रहा है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमको यहाँ पर ज़रूर दीजिएगा। आज हम लोग आपसे चर्चा करने के लिए हाजिर हुए हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है इसके CEC और जो EC होते हैं इनकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की थी 2023 में। उस गाइडलाइन को सरकार ने बदल दिया। अब उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सवाल पूछा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या उसका रेस्पॉन्स दिया, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। पूरे इलेक्शन कमीशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। खबर आपके सामने है, आप इसको देख लीजिए। खबर ये कहती है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति और शक्ति का संवैधानिक संतुलन, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं CEC और इसी के साथ में हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनको अपॉइंट करने पर सुप्रीम कोर्ट, सरकार और संविधान के बीच चल रही ऐतिहासिक बहस का एक दृश्य और वैधानिक विश्लेषण। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं या इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए चुनाव जरूरी है। हम चाहते हैं कि इनकी नियुक्ति में थोड़ी सी पारदर्शिता लेकर आए। ठीक है, तो सवाल क्या है, मतलब शुरुआत कहाँ से हुई बहस, आप जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मेंबर हैं, इन मेंबर को अपॉइंट कैसे किया जाए इसको लेके एक आदेश दिया और ये कहते हैं कि इनको अपॉइंट करने के लिए एक कमेटी बनेगी। देखो, आप सबको पता है कि अपॉइंट तो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, वही अपॉइंट करते हैं, वही इनको शपथ दिलाते हैं, लेकिन किसकी सिफारिश पर? एक समिति की सिफारिश पर। और 2023 में जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो ये बोला कि इस समिति में कौन होगा, इस समिति को चेयर करेंगे PM, जो कि अक्सर हर समिति को करते हैं। इसी के साथ में एक लीडर ऑफ अपोजिशन हमको देखने को मिलेंगे और ये कहते हैं CGI भी यहाँ पर होने चाहिए, CGI भी यहाँ पर होने चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब सुप्रीम कोर्ट का पक्ष ये था, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इलेक्शन कमीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। इस इंपॉर्टेंट बॉडी में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सरकार पारदर्शी तरीके से काम करे और इनके मेंबरों को अपॉइंट करने की जो कमेटी है इसमें 3 लोग हों और इन तीनों लोगों की सहमति जिस नाम पर बने उसी को अपॉइंट करें। सरकार का पक्ष भी आ गया, विपक्ष भी आ गया, न्यायपालिका भी आ गई। अगर किसी भी तरीके की गड़बड़ी होगी तो उसको यहाँ पे दूर किया जा सकता है। ऐसा इन्होंने एक ऑर्डर दिया और सरकार ने इस ऑर्डर को मानने से मना कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इससे ट्रांसपेरेंसी आपके पास बढ़ेगी, है ना, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी या ये जो व्यवस्था है इस व्यवस्था के द्वारा पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन सरकार और दूसरे कानून के जो जानकार हैं उनका यहाँ पर एक सवाल उठाना भी लाजमी है, हम या आप भी उठा सकते हैं। देखो समझो, लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी, इसके 3 पिलर होते हैं और इन तीनों पिलर के बीच में संतुलन बहुत जरूरी है। जैसे एक आपके पास है लेजिस्लेचर, इसका काम है लॉ बनाना, हम और आप लॉ नहीं बना सकते, भारत की संसद ही लॉ यहाँ पे बना सकती है। उसी तरीके से एक और व्यवस्था है जिसे आप लोग एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं, जो नीतियाँ बनाती है, कानून का क्रियान्वयन करती है। हम और आप नीति नहीं बना सकते, यही लोग बनाते हैं और ये इनको क्रियान्वित करते हैं। और तीसरे नंबर पर आपके पास है जुडिशरी। अब जुडिशरी का काम है कि जो लॉज हैं इन लॉज को डिफाइन करे, लोगों को न्याय दे और संविधान की रक्षा करे। जुडिशरी अगर लेजिस्लेचर का काम करेगी, जुडिशरी अगर एग्जीक्यूटिव का काम करेगी तो ये पूरे तरीके से असंवैधानिक है। इसके द्वारा भी न्यायिक अतिरेक यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसे जुडिशियल ओवररीच के नाम से जाना जाता है। हमको जुडिशियल ओवररीच यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसीलिए
जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया काम है इसको बदला सरकार ने, और सरकार कैसे इसको बदलती है जरा इसको देखो। सरकार क्या करती है, फिर एक एक्ट लेके आती है कि हमारे जो इलेक्शन कमीशन है इसमें मेंबर की अपॉइंटमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2023 लेके आती है, और 2023 में सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को बदल देती है। और यहाँ पर एक व्यवस्था इस्टेब्लिश करते हैं कि देखो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, लेकिन एक कमेटी की सिफारिश पर, और इस कमेटी में कौन होगा, तो सबसे पहले नंबर पर आपको पीएम देखने को मिलेंगे, इसके साथ में लीडर ऑफ अपोजिशन देखने को मिलेंगे, और एक कैबिनेट मिनिस्टर। अब ये 3 लोग क्या करते हैं, 3 लोग के द्वारा हमारे जो इलेक्शन कमीशन और जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इनको अपॉइंट किया जाता है। अब इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल की गई, और सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईएल फाइल की गई उसमें पूछा गया कि आपने जो आदेश दिया था उसको सरकार ने जो बदला था वह टेम्परेरी था या हमेशा के लिए अब यही काम करेगा, वह टेम्परेरी था या हमेशा के लिए यही काम करेगा, ये सवाल पूछा गया। इसके बदले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसको समझो। देखो सरकार के पास क्या शक्ति है, बिल्कुल शक्ति है, क्योंकि सरकार अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई है और ये पार्लियामेंट ने बनाया है, तो पार्लियामेंट ऐसा बिल्कुल भी कर सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर पारदर्शिता की बात करें तो लीडर ऑफ अपोजिशन यहाँ पर होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सवाल है ना बेटा, वो सवाल क्या है कि यहाँ जो समर्थन चाहिए ना वो मेजोरिटी में चाहिए। मतलब लीडर ऑफ जो अपोजिशन है इनको शामिल करना ना शामिल करना एक जैसा हो गया, क्योंकि बहुमत चाहिए। और बहुमत कितना होगा बेटा, बहुमत यहाँ पर क्या होगा, 2-1। और 2-1 का मतलब क्या है कि पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर दोनों माने जाएंगे, ये मानेगा ही नहीं। तो जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सरकार पारदर्शिता का ख्याल रख रही है, क्या सरकार अपने फेवर के लोगों को यहाँ पे अपॉइंट कर रही है। हालांकि न्यायपालिका को शामिल नहीं कर सकते, लेकिन एक प्रावधान कर सकते हैं, जब भी सीईसी और ईसी को अपॉइंट किया जाए तो यहाँ एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी वाला क्वेश्चन आ सकता है कि तीनों लोगों का समर्थन मिलना जरूरी है। पर एक दिक्कत यहाँ पर ये भी होगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन कभी मानेंगे ही नहीं किसी व्यक्ति के लिए, उनको लगेगा सिर्फ सरकार के फेवर के लोग हैं और वो चाहेंगे कि उनके फेवर के लोग आए, तो इसके कारण डिले होगा अपॉइंटमेंट में और इसके कारण इंस्टीट्यूशनल गड़बड़ी हमको देखने को मिलने लगेगी। तो जो ये प्रक्रिया है ये कानून के द्वारा स्थापित की गई है, तो यही सही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अभी यहाँ पर क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने यही सारे स्टेटमेंट आपके पास दिए। क्या स्टेटमेंट दिए, पहला सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया हमको जो बैलेंस है ना, इस बैलेंस को बना के चलना पड़ेगा। बैलेंस को बना के चलने से ऐसा क्या है, जुडिशरी अपना काम करे, लेजिस्लेचर अपना काम करे, एग्जीक्यूटिव अपना काम करे, ये एक दूसरे के जो सीमाएं हैं इनमें इनको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं तो सही बात है, ठीक है, पहली चीज। दूसरा इन्होंने बोला कि अभी जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अपॉइंटमेंट करने वाली समिति है, उस समिति को पार्लियामेंट ने बनाया है, और हम लोग इस बात को मानते हैं कि अगर संसद ने कानून बनाकर कोई काम किया जा रहा है तो वह विधि सम्मत है, मतलब वह आपके पास लीगल है और इसमें इलीगल होने का कोई भी सवाल यहाँ पे खड़ा नहीं होता है। इसका आशय क्या है, इसका आशय ये है कि हमारे जो ECI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर या जो CEC हैं, इनको अपॉइंट करने की जो प्रोसीजर अभी है ये प्रोसीजर राइट है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके का हस्तक्षेप यहाँ पे नहीं करेगा। अब सवाल ये है कि क्या हमारा ECI सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो एक बात आपने समझना पड़ेगा, समझिए इस बात को कि हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, यहाँ पे डेमोक्रेसी रहती है, और डेमोक्रेसी में हमेशा सवाल उठते रहते हैं। जो लोग सत्ता में आ जाते हैं वो अपनी जनता की पसंद कह देते हैं, जो हार जाते हैं उनको हार के अपने बहानों पे एनालिसिस करने की बजाय जो इंस्टीट्यूशन है उन पे आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हों जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा नज़रअंदाज की जाती हों, उन पे फोकस किया जा सकता है, उनको सही किया जा सकता है। और मेरी भी रिक्वेस्ट है कि आप एक बहुत बड़ी संस्था है, इंडिपेंडेंट होकर काम कीजिए और डेमोक्रेसी को आपने यहाँ पे बचाए रखना है। जब इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो भारत के संविधान में 324 से लेके 329 तक इसके सारे प्रावधान यहाँ पे किए गए हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 इसको एम्पावर करता है और 1951 भी इसको एम्पावर करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 2023 के जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर और इनको अपॉइंट करने का अमेंडमेंट एक्ट है, आप इसको भी बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये पूरी की पूरा घटना था, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप अपनी राय हमको यहाँ पे जरूर दीजिएगा कि क्या ऐसा हो रहा है। अब अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए, आप हमारे
कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। ये हमारे कोर्सेज हैं और इन कोर्सेज में एनरोल करने की आखिरी तिथि आपकी 10th ऑफ मई है, 10 मई है। यहाँ भी 10 मई आपको दिखाई देगी और यहाँ भी आपको 10th ऑफ मई दिखाई देगा। तो 2027, 2028 और 2029 में एडमिशन की ये लास्ट तिथि है, आप इसमें एनरोल कर लें। यूज़ माई कोड GRS Live टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसी के साथ में ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आइए, आपको यहाँ PDF मिलना शुरू हो जाएगा और यहाँ आके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और यहाँ आके आप मुझसे चैट कर सकते हैं। तो जुड़िए मेरे साथ और बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे दूसरी किसी क्लास में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।